बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज भी एक्सप्रेसो लगाकर हमारे साथ मौजूद हैं। ये है अरमला हसन, ये है इमरान हसन। yes. ये तो क्या आप भूल जाते हो, आपको याद करा देती हूँ सुबह सुबह। उम्मीद करती थी आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, सबका आगाज अच्छा हुआ और एज यूजुअल हम पावर पैक शो के साथ आ गए। बिल्कुल, और उम्मीद ये भी करते हैं कि कोविड से महफूज होंगे, एहतियाती तदाबीर अपनाए हुए जिंदगी को आगे लेकर चल रहे होंगे और थोड़ा सा जो मौसम ने अपनी रविश बदली है उसको एंजॉय कर रहे होंगे। कल केपी के बहुत से इलाकों में बर्फबारी भी हुई है, स्नोफॉल हुई है। और वैसे लाहौर में भी वेदर काफी अच्छा था और कह रहे थे कि हल्की सी जो सर्दी हमें फील हो रही थी, जैसे मौसम एकदम से चेंज हुआ था और पंखे वगैरह चलना शुरू हो गए थे, बट स्टिल कल लाहौर का मौसम बहुत अच्छा। और ब्रेकिंग न्यूज ये कि इस्लामाबाद में अभी लोग जैकेट्स पहन रहे हैं। ये सबसे जबरदस्त और बड़ी मुख्तलिफ खबर है। जहां पे लाहौर में पंखे चल रहे हैं, कराची में तो चल ही रहे हैं। खैर, मौसम की तब्दीली के साथ कल यौम पाकिस्तान के मौके पर पाकिस्तान डे के हवाले से हमारी परेड तो नहीं हुई, परेड हमारी कल होनी है, लेकिन जो सिविल एजाज़ात हैं मुख्तलिफ शख्सियात को देने की तकारीब उनका इनेकाद किया गया। सबसे पहले अली जफर आ गए। ओह यस, अली जफर को मिला है तमगा इम्तियाज और इस हवाले से और बिल्कुल, और गुलकारा आबिदा परवीन साहिबा को निशान इम्तियाज दिया गया, बुशरा अंसारी साहिबा को सितारा इम्तियाज दिया गया, फैसल ईदी को भी तमगा इम्तियाज दिया गया। लेकिन ईदी साहब की खिदमत के लिए दिया जाना चाहिए था। फैसल ईदी साहब की तो खास खिदमत नहीं है, लेकिन चलें आगे बढ़ते हुए हम मुख्तलिफ और शख्सियात की। आबिदा परवीन साहब का जिक्र किया मैंने, बिल्कुल, और मौलाना तारिक जमील साहब को तमगा हुस्न कारकर्दगी दिया गया। उसके अलावा और कई प्रोमिनेंट शख्सियात पाकिस्तान की मुख्तलिफ सूबों के अंदर, ये मौलाना साहब जो कि बीमार भी थे पिछले दिनों में और अब सेहतियाब होने के बाद काफी अर्से के बाद वैसे तारिक जमील साहब अभी नजर आए ऑन स्क्रीन। अल्लाह इनको सेहत दे, मारूफ आलिम दीन है। और इनके साथ साथ हम ये भी बताएं कि तमाम जो नुमायां खिदमात दी गई हैं मुल्की और गैर मुल्की सतह के ऊपर, उन सभी अहम शख्सियात को सदर मुमलिकत ने ये एजाज़ात दिए हैं, जिसमें सेहत है, तालीम है, अदब है, फ़नून लतीफ़ा है, इंसदाद दहशतगर्दी है। बुशरा अंसारी साहब, बुशरा अंसारी कितनी ग्रेसफुल लग रही है जी बिल्कुल। और इसमें सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा को भी दिया गया अवार्ड, और ये आप देख सकते हैं रेशम को मिला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जनाब कल बड़ा अहम एक इवेंट था। और उसके साथ साथ हम अगर पाकिस्तान डे की बात करें तो दुबई में, तुर्की में जो मुख्तलिफ अहम इमारात हैं उनके ऊपर भी पाकिस्तान का परचम लहराया गया। पाकिस्तान डे के हवाले से पाकिस्तान को विश किया गया। दुनिया के जितने भी बड़े रहनुमा इंक्लूडिंग जो बाइडन, नरेंद्र मोदी जो भारत के वज़ीर आज़म हैं, सऊदी जो क़यादत है उनकी तरफ से, उसके अलावा चीनी क़यादत की तरफ से पाकिस्तान के नाम बेस्ट विशेस भेजी गई और पाकिस्तान को मुबारकबाद दी गई पाकिस्तान डे के हवाले से। और कश्मीर के अंदर तकरीबन सभी बड़े शहरों में पाकिस्तान के परचम भी लहराए गए। इमरान खान साहब और आर्मी चीफ की जो तस्वीर हैं वो आवेज़ा की गई और एक बार फिर अपनी टीवी स्क्रीन पे एग्जैक्टली ये वो तस्वीर हैं और एक बार फिर कहा गया कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। और कश्मीरियों ने पाकिस्तान के साथ एक बार फिर, ये आप विजुअल्स एक्सक्लूसिव हमारे पास देख रहे हैं, वालियाना मोहब्बत का इजहार किया। बिल्कुल, नो डाउट ये कश्मीर के मनाज़िर है जहाँ पर कल यौम पाकिस्तान की मुनासबत से कश्मीरियों ने भी पाकिस्तान के झंडे लहराए और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जो गुब्बारे लेकर खुशी का इजहार किया जा रहा है। सो मुझे लगता है कि हम पाकिस्तान में रहने वालों से ज्यादा खुशी कश्मीरी बनाते हैं पाकिस्तान की किसी इवेंट की। तो जो भी लोग हमें कश्मीर में या अक्रॉस द बॉर्डर या दुनिया भर में कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले देख रहे हैं, हम आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। और हम सब का एक ही दिन है ऑब्वियसली, चाहे वो पाकिस्तान का या कोई कश्मीर का दिन है। उसके अलावा जी आज वर्ल्ड टीबी डे भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी अहम, इस पर डिस्कशन करेंगे। और बड़ी खतरनाक बीमारी, बिल्कुल खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी के हवाले से अवेयरनेस, इसकी प्रिवेंशन और ओवरऑल क्या इससे बचने के लिए किया जा सकता है, इलाज किस तरह से होता है, इस पर हम बात करेंगे। हमें डॉक्टर ज्वाइन करेंगे स्पेशली, हम इसके लिए प्रॉपर सेगमेंट हमारा डेडिकेटेड है। लेकिन शो का बाकायदा तौर पर आगाज करेंगे आज की हेडलाइंस। पाक भारत ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के साथ खुशगवार ताल्लुकात का इंदिया दे दिया। मरियम नवाज की 26 मार्च को नैब पेशी। मुस्लिम लीग नून ने हिकमत अमली तय करने के लिए आज अहम इजलास बुला लिया। इख्तलाफात की शिकार पीडीएम की मुश्किलात बढ़ने लगी। आसिफ जरदारी और मरियम नवाज के खिलाफ केसेस दोबारा खुलने का इम्कान। कोरोना के बढ़ते केसेस, स्कूल्स खुले रहेंगे या मुकम्मल बंद होंगे, फैसला आज होगा। शहाबिये कैसे पैदा होते हैं और सफर कैसे करते हैं, जानेंगे डॉक्टर मोहम्मद आतिफ फरीद से सेगमेंट साइंस एंड टेक में। सेगमेंट फैशन और फन में सना हुमायूं बताएंगी अतालवी सफारत खाने के आलमी यौम ख़वातीन की मुनासबत से पाकिस्तानी ब्राइडल ड्रेसेस के बारे में। कलाबी शायर हबीब जालिब के मद्दाह आज उनकी 53वीं सालगिरह मना रहे हैं।
दौर था इनकलाब आते थे, अब इनकलाब बिकते हैं। हबीब जालिब साहब के हवाले से उनका जिक्र होगा, आज उनकी सालगिरह है, सो यकीनी तौर पे उनकी बात करेंगे आज। लेकिन उसके साथ साथ सियासत के मैदान से भी हम खबरें करते हैं जिसे आपके साथ शेयर, क्योंकि सियासत में बहुत सारी हैपनिंग होती रहती है, मुझे हंसी आ रही है। अच्छा ठीक है, बड़ी खबर देखते हैं। बड़ी खबर, और बड़ी खबर में सबसे पहले बड़ी बात, बड़ी पेशी की। आपको मालूम है कि मरियम नवाज साहिबा नैब में पेश होने जा रही हैं, तो दूसरी जानिब रेंजर्स को तैनात किया जाएगा 2 दिन के लिए नैब के आसपास। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात सामने आने के बाद मुश्किलात बढ़ने लगी हैं। नैब ने मरियम नवाज के केसेस दोबारा खोलना शुरू कर दिए हैं। मरियम नवाज को चौधरी शुगर मिल्स और जाती उमरा अराजी केस में 26 मार्च को तलब किया गया है। वो पीडीएम रहनुमाओं और कारकुनों के साथ रैली की सूरत में नैब में पेश होने जा रही हैं। कानूनी माहिरीन मरियम नवाज की गिरफ्तारी का इम्कान भी जाहिर कर रहे हैं, और जैसे कि मैंने कहा, दूसरी जानिब नैब ने लिखा था और रेंजर्स ने इस हवाले से वजारत दाखिला ने इनफैक्ट रेंजर्स की खिदमत दे दी हैं, तो सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजामात किए जाएंगे। बिल्कुल, इसके साथ साथ नून लीग ने 26 मार्च के हवाले से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी सिलसिले में लाहौर में मुस्लिम नून का मुशावरती इजलास भी हो रहा है, जिसमें नैब पेशी से मुतल्लिक हिकमत अमली तय की जाएगी। 26 मार्च को मुमकिन इज्तिमा के बाइस नैब की दरख्वास्त पर पंजाब गवर्नमेंट ने नैब ऑफिस और गिरदोनवा के इलाके को रेड जोन करार दे दिया है, और 26 मार्च को 25 रेंजर्स और पुलिस तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है। जबकि सूबाई वजीर कानून राजा बिशारत ने खबरदार किया है कि अमन अमान की सूरत हाल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। उधर पीपल्स पार्टी की बात करें तो ब्रॉडशीट स्कैंडल ने आसिफ अली ज़रदारी के लिए नई मुश्किल खड़ी कर दी है। ब्रॉडशीट कमीशन ने अपनी तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट वजीर आजम को पेश कर दी है। मीडिया पर आने वाले रिपोर्ट के जो उसमें तमाम तर जो क्लॉज हैं उसमें इंकशाफात सामने आए हैं कि रिपोर्ट में आसिफ ज़रदारी के स्विस मुकदमात का रिकॉर्ड भी सामने लाया गया है, और नैब को सिफारिश की गई है कि स्विस मुकदमात का जो सरबमहर रिकॉर्ड है वो डीसील करने की सिफारिश की है। बिल्कुल, और इसी सूरत हाल पे अली मोहम्मद खान साहब वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर आज काफी दिन के बाद हमें ज्वाइन कर। अली भाई, वी वर एक्चुअली मिसिंग यू इन एक्सप्रेसो, हम कह रहे थे काफी दिन से आपसे बात नहीं हुई, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले मैं बाकी मौजूदात पे बात करूं, इमरान खान साहब की तबीयत के हवाले से हमें बताइए, क्वारंटीन में है, कोविड उनका चल रहा है, उनकी तबीयत ठीक है, आपका राब्ता हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। माशाल्लाह ही इज इम्प्रूविंग। मेरा अपना जाती राब्ता तो नहीं हुआ, मैसेज पर राब्ता रहता है, लेकिन ज़ाहिर है मैं उनको देख अभी नहीं पाया, ज़ाहिर है वो क्वारंटीन में है, लेकिन इत्तलात ये हैं कि माशाल्लाह ही इज इम्प्रूविंग। लेकिन वो अपने एहतियात फिर भी करेंगे और अपना जो टाइम है मिनिमम वो अपना पूरा करेंगे, ताकि जो क्वारंटीन का एक लिमिट होती है वो पूरी हो। तो इंशाल्लाह ही इज इम्प्रूविंग जी, माशाल्लाह। ठीक हो गया। अली मोहम्मद खान साहब, पाक भारत के दरमियान अगर हम ताल्लुकात के हवाले से बात करें तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि बर्फ पिघलने लगी है। पाकिस्तान की मुज़ाकरात की पेशकश के बाद भारतीय जो सदर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने पाकिस्तान के साथ खुशगवार ताल्लुकात का भी इज़हार किया है, और वज़ीर आज़म ने भी मौक़िफ़ ये इख्तियार किया हुआ है कि भारत 1 कदम बढ़ाएगा तो पाकिस्तान 2 कदम बढ़ाने के लिए तैयार है। इस जो एक पेशरफ्त हुई है इन ताल्लुकात के हवाले से क्या कहें? लगता है भारत ने तो 2-3 कदम इकट्ठे बढ़ा दिए हैं, जो कि सरप्राइजिंग है हमारे लिए। देखिए, जंग जो है वो तो मामलात का हल नहीं होता, अमन तो दोनों मुल्कों की जरूरत है, लेकिन मामलात की बहाली का मतलब अगर हिंदुस्तान या नरेंद्र मोदी ये लेते हैं कि इस तरीके से कश्मीर का जो कोर इशू है वो बैक बर्नर पे चला जाएगा, तो उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बाकी तो मसले मसाइल हल होने चाहिए, लेकिन असल मसला जो है वो मसला कश्मीर ही है। और जो 5 अगस्त का उनका वो फैसला जो उन्होंने किया, वो कश्मीर का स्टेटस चेंज किया, वो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। असल मायनों में तो पेशरफ्त तभी होगी जब कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जो है वो हल होगा। लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि किसी न किसी सूरत में इस मसले का हल मुज़ाकरात से ही होना है, मसले कश्मीर का हल, ताकि कश्मीरियों को उनका जो है वो जायज़ हक जो है वो मिल सके। अगर जो बार बार जनाब वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा है और हमारे सिपा सालार ने भी बार बार उनको ये कहा है कि हमारी अमन की ख्वाहिश हमारी कमजोरी नहीं है, और हमने बार बार साबित भी किया है। जो 27 फरवरी का जवाब है इंशाल्लाह वो नरेंद्र मोदी की तीसरी नस्ल को भी याद रहेगा। तो मैं सिर्फ मोदी को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि ताल्लुकात अच्छे हों तो वो उस चीज से निकलो कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम, फिर आप कश्मीर पे पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से आओ, और बाकी ये सरक्रीक के मसाइल हैं, डीएस्केलेशन है, वो बिल्कुल होने चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि असल मसला कश्मीर ही है, और जो मसला कश्मीर जब तक हल नहीं होगा असल मायनों में तो अमन तब तक जो है वो नहीं आ सकता। और इसलिए मैं मोदी को ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज हमारे हबीब जालिब साहब का दिन भी है, कि कश्मीरी आज तकरीबन हर गली से ये आवाज
इन मानों में निकलती है कि निसार में तेरी गलियों के ए वतन, जहां चली है रस्म के कोई नसर उठा के चले, कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर झुका के चले, जिस्म जान बचा के चले। तो ये आज आपके कश्मीर की सूरत हाल है। तो मैं तो ये समझता हूं कि असल में वो सरप्राइज जो हम लोग हुए वो इस बात में हुए कि अचानक से इतनी मोहब्बत कहाँ से जाग गई। मोदी साहब और इंडियन हाई कमीशन ने भी खत लिख दिया, मोदी साहब ने भी खत लिख दिया, ट्वीट भी कर दी। तो ये एक बेसिकली सवाल है। चलें इस पे बात होती रही, खुशाइंद है, लेट्स नॉट गेट इनटू कॉन्स्पिरेसीज। अल्लाह करे बेहतर हो, ताल्लुकात बेहतर हो तो और क्या चाहिए इस खत्ते में हम आए जहाँ पे बिलियंस ऑफ पीपल आर लिविंग। आगे बढ़ते हुए जरा पॉलिटिक्स के ऊपर, आपके फेवरेट सब्जेक्ट के ऊपर आ जाते हैं। 26 तारीख को पेशी है मरियम नवाज साहिबा की और उन्होंने कहा जी मैं नैब आऊंगी और मेरे साथ मेरे वर्कर्स भी आएंगे और दूसरी नैब को इस वक्त सिक्योरिटी की फिक्र पड़ी है तो रेंजर्स को तैनात किया जाए। सूरत हाल कुछ ठीक नहीं है इदारों के हवाले से और ये जो सारा प्रोसेस चल रहा है, हुकूमत कैसे देख रही है इस सारी सिचुएशन को? बहुत गलत अमल है जो हो रहा है। इस तरह से इदारों पे अलगार नहीं होना चाहिए, चाहे हम करें चाहे वो करें। मैं समझता हूँ समझदार लोगों की नजर में मरियम साहिबा की इज्जत और बढ़ती अगर वो खुद अपने चल लीडरान के साथ एक महजब तरीके से जाएं, पेश हो। आपने कोई गलत काम नहीं किया ना, आप कहती हैं, तो फिर इतना प्रेशर टैक्टिक्स यूज करने की क्या जरूरत है? क्या किसी आम पाकिस्तानी को ये सहूलत जो है वो हासिल है? क्या आम पाकिस्तानी इस तरीके से जाके इदारों पे वो प्रेशराइज कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन मैं समझता हूँ कि शी हैज टेकन द लीफ आउट ऑफ हर फादर्स बुक। अपनी वालिद साहब की किताब से उन्होंने कुछ थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लिया है, क्योंकि she is living up to the reputation of the शरीफ फैमिली। वालिद साहब ने सन 97 में सुप्रीम कोर्ट पे हमला कराया, बीबी मोहतरमा ने एक बार नैब पे और अब दूसरी बार हमला करने जा रही हैं। ठीक है, आप समझते हैं कि ये अमल ठीक नहीं। लेकिन इमरान खान साहब पे अदम एतमाद, जिस दिन उन्होंने एतमाद का वोट हासिल किया उस दिन तहरीक इंसाफ के भी तो बहुत सारे कारकुनान पार्लियामेंट हाउस के बाहर जमा हो गए थे। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जब कोई इंपॉर्टेंट हियरिंग होती है तब भी मुख्तलिफ जो आते हैं, पार्टी मेंबरान है, अरकान है, वो आ जाते हैं। तो इससे आपको लगता है कि वाकई इदारों पर प्रेशर पड़ता है? अगर पड़ता है तो फिर दोनों तरफ से ही ये अमल है? नहीं, एहतियात दोनों तरफ से नहीं चाहिए। वो उसको तो आप इससे कंपेयर ही नहीं कर सकते। वो तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था और डी चौक पे आके खुशियां मनाने आए हुए थे। लेकिन एक इदारा जब आपको बुलाता है वो टोटली एक डिफरेंट सिनेरियो है। जिस तरह एक जमाने में सुप्रीम कोर्ट में मियां नवाज शरीफ को बुलाया, जनाब इमरान खान साहब को काफी दफा सुप्रीम बुला चुकी है, वो जाते रहे। आपके कुछ कारकुन जो हैं 15, 20, 30 आपके साथ होते हैं, लेकिन अगर आप जत्थों के जत्थे लेके आएंगे, क्योंकि एक पॉलिटिकल लीडर होता है। मैंने शुरू में आपको कहा कि कुछ आपके मेन जो करीबी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जैसे इमरान खान साहब जब जाते थे तो शाह महमूद कुरैशी साहब या उस जमाने में जहांगीर तरीन साहब होते थे, हम लोग भी उनके साथ होते थे। तो आपका 6, 7, 10 बंदा, 15, 20 बंदा आता है आपके साथ। लेकिन अगर आप सैकड़ों के सैकड़ों और गाड़ियां भरी जा रही हैं और काफिले चल रहे हैं, व्हाट डू यू वांट टू सी, व्हाट डू यू वांट टू प्रोजेक्ट? क्या कर साबित करना चाहते हैं? पाकिस्तान जो है नई सदी में इस तरह आगे जाएगा। बड़े बड़े मुल्क में बड़े बड़े लीडरान को बुलाया जाता है, वो जाते हैं, आम इंसानों की तरह पेश होते हैं, वापस आते हैं। किस बात का डर है अगर कोई गलती नहीं है आप में? ठीक हो गया। अली मोहम्मद खान साहब, थोड़ी सी आवाम के इंटरेस्ट की भी बात कर लेते हैं महंगाई के हवाले से। थोड़ी सी बात, क्योंकि हम तो ज्यादा बात करके रह गए। थोड़ी सी बात यही है कि गवर्नमेंट ने IMF की शराइत पूरी करने के लिए जो तमाम तर मुताबिक बिजली गैस की कीमतों में इजाफे के हवाले से और इनकम टैक्स की छूट खत्म करने के लिए तैयारी मुकम्मल की है, जिससे महंगाई तो ओवरऑल बढ़ेगी। PTI की क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा चैलेंजिंग PTI की गवर्नमेंट के लिए इस वक्त महंगाई है और आवाम का जिस तरह से आवाम पिस रही है इस महंगाई में, उसका क्या हल निकाला जाएगा गवर्नमेंट की जानिब से? देखिए, इस पे तो बेहतर जवाब हफीज शेख साहब ज्यादा दे सकते हैं, क्योंकि वो इस फील्ड के माहिर हैं। हाँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि मैंने तो जनाब वज़ीर आज़म साहब को शाम के 7 बजे भी 8 बजे भी मैंने उनको महंगाई के इशू पे खुद मीटिंग्स लेते देखा है। वो उनकी कंसर्न शो करता है। उनके सामने इस वक्त बहुत बड़ा इशू अपोजिशन से ज्यादा वो महंगाई है कि इस चीज को कंट्रोल किया जाए, उसके लिए इक़दाम भी लिए जा रहे हैं। बदकिस्मती में कुछ चीजें आपको लेनी पड़ती हैं, क्योंकि आप एक डिसिप्लिन के तहत अंदर गए हैं IMF प्रोग्राम के तहत। लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में गया है। भाई बहुत देर की इस दफा भी आपने IMF का प्रोग्राम फाइनलाइज करने में, इस वजह से दोबारा से आपको सख्त शराइत मानना पड़ रही? देखें, वो हमारा एक इलेक्शन मैनिफेस्टो था और हम कोई खुशी से नहीं गए। हमारी पहले कोशिश ये थी कि जो हमारी माजी की हुकूमतों की गलत पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान की फिस्कल इनडिसिप्लिन है,
हम किसी ना किसी तरीके से IMF जाने से बच सकें, लेकिन मजबूरी के आलम में जाना पड़ा, कोई भी खुशी में नहीं जाता, इंशाल्लाह वापस निकलेंगे। चलें, we'll discuss it again, sir. Thank you for joining us, Saling. Have a good day. Thank you very much. Ali Mohammad Khan was with us on political scenario. अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कोरोना वबा की। तो तीसरी लहर के वार तेजी से जारी हैं। कोरोना के मस्बत केसेस की बात की जाए तो शरह 8% से तजावुज कर गई है। पंजाब में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। सिर्फ पंजाब की बात की जाए तो यौमिया तकरीबन 2000 तक केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। पंजाब में अगर बात की जाए कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र पाबंदियों के हवाले से तो सख्त पाबंदियां नाफिज कर दी गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना की सूरत हाल के तनाजुर में 1 अप्रैल से 30 जून तक हेल्थ इमरजेंसी 3 माह की जो लगाई गई थी उसमें तौसीह कर दी गई है। सिंध में एक बार फिर NCOC के फैसलों के बरक्स फैसला सामने आया। बिल्कुल, और NCOC की चूंकि आपने बात की है तो NCOC ने मुल्क भर में मज़ारात बंद करने का भी ऐलान किया था, ताहम सिंध गवर्नमेंट ने इससे इख्तलाफ करते हुए सूबे भर में दोबारा मज़ारात खोल दिए हैं। तालीमी इदारों की बात करें तो आज बैनुसूबाई वज़राए तालीम और सेहत का अहम इजलास हो रहा है, जिसमें कोरोना की एक तो मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और दूसरा ये देखा जाएगा कि तालीमी इदारे खोले जाने चाहिए या नहीं। इस सारी सूरत हाल पर हमें सिंध के सूबाई सईद गनी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो सूरत हाल पे क्या राय रखते हैं और सिंध गवर्नमेंट क्या सोच रही है। गनी साहब, थैंक यू वेरी मच और सुबह खैर, आपको बहुत शुक्रिया, आपने एक्सप्रेसो में हमें ज्वाइन किया। मुल्क भर में कोरोना की जो तीसरी लहर है इसके वार तो तेज़ हो ही गए हैं, हमें मालूम है। NCOC ने इससे निपटने के लिए मजीद सख्त पाबंदियाँ आयद की हैं। सिंध गवर्नमेंट क्या NCOC के फैसलों को ओबेट कर रही है या गनी साहब आपको लगता है कि सिंध हुकूमत की अपनी हिकमत अमली, आप अपनी हिकमत अमली से चल रहे हैं इस वक्त, क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? देखिए, NCOC के जो फैसले होते हैं उस पर अमल बिल्कुल हम करते हैं, लेकिन इस वक्त जो सूरत-ए-हाल है वो पंजाब में KP में के मुकाबले में अगर आप सिंध और बलूचिस्तान का मुवाजना करें तो कुछ फ़र्क है। तो जो इक़दामात पंजाब में और KP में उठाए जा रहे हैं उन इक़दामात में से जो चीज़ें सूबा सिंध में करना ज़रूरी है हम उस पर कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल चूँकि यहाँ सूरत-ए-हाल इतनी तशवीशनाक नहीं है, लिहाजा अगर आप ये कहें कि मनोन वो सारी चीज़ें उसी तरह हो रही कि नहीं हो रही, तो वो तो नहीं हो रही और इसमें गुंजाइश भी दी जाती है सूबों को कि वो अपने हालात के मुताबिक कुछ फैसले करें। तो जहां जरूरत होती है हम NCOC के फैसलों पर अमल करते हैं, जहां हम समझते हैं कि अभी उसकी गुंजाइश हमारे पास मौजूद है कि कुछ हम कर सके तो वो भी हम करते हैं। ठीक हो गया। फाक ने 1 मार्च से तमाम तालीमी इदारे खोलने का ऐलान किया था, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने इसकी मुखालफत की थी और कहा था कि कोरोना कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ, इसलिए तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर नहीं खोल सकते। अब ये जो आपस में सूबों में एक अदम इत्तेफाक की वजह ये क्या है? नहीं, देखिए, ये फैसला जो आप कह रहे हैं ना 1 मार्च को जो उन्होंने स्कूल खोलने की बात नहीं थी, तालीमी इदारे तो खुले हुए थे, लेकिन उसमें जो अटेंडेंस थी और जो बच्चों की हाजिरी थी वो 50% तक हमने इजाज़त दी थी। तो शफकत महमूद साहब ने एक दिन ये ऐलान किया कि नहीं 1 मार्च से 100% बच्चे जो हैं वो क्लासों में जा सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं। तो उससे हमने डिसएग्री किया था कि जो फैसला NCOC ने किया है, जिस पर हम चल रहे हैं, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो फिर वक्त ने साबित किया कि शायद हमारा फैसला दुरुस्त था और फिर पंजाब और KP में वो चीज़ें अमल दरामद उस पर नहीं हो सका और अब तो शायद वो मजीद कुछ शहरों में स्कूल बंद हो गए और शायद आने वाले दिनों में मजीद बंद हो। तो ये अदम इत्तेफाक की बात नहीं है। ज़ाहिर है कि जब फैसले होते हैं तो फिर हम अपनी सूबा सिंध की सतह पर भी मशावरत करते हैं और जो इत्तेफाक के राय से फैसले होते हैं उस पर अमल करते हैं। और तालीमी इदारों के हवाले से ख़ास तौर पर अगर मैं कहूँ तो जब NCOC में फैसले होते हैं तो वहाँ गुंजाइश दी जाती है सूबों को कि वो अपने हालात के मुताबिक भी फैसले करें, तो कहीं कहीं हम थोड़ा सा उनसे अलग फैसले भी कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तालीमी चूंकि जिक्र कर रहे हैं, पोर्टफोलियो भी आपका आज बैनुसूबाई और ओबियसली वज़राए सेहत और तालीम का, जैसा कि हमने बताया अपने इंट्रो में, एक अहम इजलास होने जा रहा है और तालीमी इदारों को खास तौर पर खुला रखने या बंद करने का अहम फैसला किया जाएगा। शफकत महमूद ये कह चुके हैं कि 2 साल बगैर इम्तहानात के बच्चों को प्रमोट करना पॉसिबल नहीं और बात में लॉजिक भी नजर आती है। सिंध हुकूमत की क्या हिकमत अमली है, आप क्या सोच रहे हैं इस हवाले से? देखिए, पिछली मरतबा भी जो फैसला हुआ जिसके नतीजे में पंजाब के कोई गालिबन 7-8 शहरों में और पेशावर में स्कूल्स को बंद इन वे इस तरह किया गया कि जो स्प्रिंग की छुट्टियां होती हैं उसको अर्ली कर दिया गया। ठीक है कि जी 15 दिन के लिए स्कूल हम पहले बंद कर देते हैं ताकि थोड़ी सी जो इन्फेक्शन रेट है उस पर कंट्रोल किया जा सके। तो उस वक्त भी ना पूरे पंजाब में स्कूल बंद हुए थे, ना खैबर पख्तूनख्वा में बंद हुए थे, ना बलूचिस्तान में बंद हुए थे, ना सिंध में बंद हुए थे। तो उस वक्त ये तय हुआ था कि उन इलाकों में जहाँ पर इन्फेक्शन का रेट ज़्यादा होगा
वहाँ पर हम बंद करने का फैसला करेंगे, और जहाँ पर चीज़ें अंडर कंट्रोल होंगी उसको हम एज इट इज स्कूल खुले रहेंगे। तो सूबा सिंध में मजमूई तौर पर इस वक्त सूरत हाल अल्लाह का शुक्र है कि इतनी ख़राब नहीं है, लिहाजा इस वक्त सूबा सिंध के किसी डिस्ट्रिक्ट में भी हमें स्कूल्स बंद करने की ज़रूरत नहीं, फैसला हमने नहीं किया है। लेकिन खुदा न करे कि अगर सूरत हाल कोई ख़राब होती है और हमें महसूस हो कि आने वाले दिनों में कुछ चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं, तो फिर ये फैसला बिल्कुल हम कर सकते हैं कि हम स्कूल बंद करें, लेकिन सिलेक्टेड एरियाज में और सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में अच्छा, वैक्सीन की बात करें तो सिंध गवर्नमेंट जाती तौर पर वैक्सीन खरीदने की ख्वाह है। इसके लिए सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है कि वफाक गवर्नमेंट जो है वो NOC जारी नहीं करी, जबकि वफाक का इल्ज़ाम है कि किसी को वैक्सीन खरीदने से नहीं रोका। तो सिंध गवर्नमेंट के हवाले से उन्होंने ये कहा कि वैक्सीन पर सियासत करी है, तो क्या ऐसा ही मामला है? नहीं, सियासत की इसमें कोई बात नहीं है। देखिए, ये एक तयशुदा उसूल है, तरीक़ेकार है कि कोई भी मेडिसिन या कोई भी वैक्सीन जब आती है तो उसकी कीमत का तयन जो है वो जो ड्रॉप है वो करता है, वफाकी इदारा है DRAP का, वो करता है। और अभी भी आपने देखा कि जो वैक्सीन पाकिस्तान में आ रही हैं और जब फार्मास्यूटिकल कंपनीज को इजाज़त दी गई कि वो इम्पोर्ट करें, तो उसकी कीमत का जो तयन है वो फेडरल गवर्नमेंट ने किया है। तो जब तक किसी चीज की कीमत का तयन ना हो जाए आप उसको नहीं मंगवा सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि जब ये तय हो गया कि किस वैक्सीन की प्राइस क्या होगी, कीमत क्या होगी, तो उसके बाद हमें मजीद किसी NOC की जरूरत होगी कि नहीं होगी। लेकिन कुछ चीजें जरूरी होती हैं और ये जो बाहर से चीजें इम्पोर्ट होती हैं उसमें फेडरल गवर्नमेंट का अमल दखल होता है। ऐसा नहीं होता कि सूबा सिंध की हुकूमत खुद से ये फैसला कर ले और कोई भी वैक्सीन किसी भी कीमत पे ले ले, ये तरीक़ेकार मुनासिब नहीं है। तो मैं नहीं समझता इस पर कोई इतना बड़ा झगड़ा था, लेकिन बहरहाल वो प्राइसिंग का इशू था, उन्होंने तय कर दिया है, और अब अगर सिंध हुकूमत लेना चाहेगी तो शायद कोई रुकावट होगी नहीं उसमें। चले, सईद गनी साहब, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और अपने ख्यालात का और ओबियसली इजहार करने के साथ साथ सिंध गवर्नमेंट की भी नुमाइंदगी की। दूसरी जानब 18 अमेंडमेंट के बाद ये जो मुख्तलिफ शोबे सूबों को गए हैं उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। क्राइसिस नेशनल होता है, सोल्यूशन प्रोवेंशल होते हैं और सूबाई सतह पर उनको हल करने की कोशिश की जाती है, जिससे ये मसाइल हो रहे हैं और सफ़र ओबियसली आवाम करती है सारी सूरत हाल में। लेकिन देखते हैं क्या फैसला होता है, जो भी होगा आज आपको जरूर आगाह रखेंगे। यह टेक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करेंगे कोरोना वबा की। तो तीसरी लहर के वार तेजी से जारी हैं। कोरोना के मस्बत केसेस के, जैसे हमने आपको बताया कि शरह 8% से तजावुज़ कर दिए। सबसे ज़्यादा हालात जो हैं वो पंजाब के ख़राब हैं, लेकिन स्टिल आज हम इस हवाले से, कोरोना के हवाले से तो बात करेंगे, लेकिन हम अपने इंट्रो में भी बताया कि आज वर्ल्ड TB डे मनाया जा रहा है। इस दिन के हवाले से अवेयरनेस देना भी बहुत ज़रूरी है। सो हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर अब्दुल बारी, जो कि वबाई इमराज के माहिर भी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने हमें एक्सप्रेसो में ज्वाइन किया। हमला की बात करने से पहले TB के हवाले से ज़रूर बात करना चाहेंगे। आज वर्ल्ड TB डे मनाया जा रहा है। इस वबा के हवाले से लोगों को आगाही देना और इसका बर वक्त इलाज और तशखीस कितनी ज़रूरी है? ये बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान का नंबर जो है ना दुनिया में TB बर्डन के हिसाब से 5वें नंबर पे आता है, और जो कि बहुत ज़्यादा है और हर साल इसमें मुस्तकिल इजाफा होता जा रहा है। देखिए, इसमें बड़ी सिंपल सी बात है कि आपको 2 हफ्ते की खांसी जो कि रिलीफ ना मिल रही हो, हल्का बुखार हो, जिस्म टूटना हो, भूख का लगना ना हो, इस किस्म के भी कोई भी सिम्टम्स आए तो आपको जाके हॉस्पिटल में रुजू करना चाहिए ताकि आपकी टेस्ट हो जाए, और टेस्ट होने के बाद आपको क्लैरिटी आ जाए कि TB नहीं है। और TB अब लाइलाज मर्ज नहीं है और एक इलाज हो सकता है, और इसके लिए एहतियात करना ज़रूरी होती है। अगर खांसी होती है तो आपको अपने मास्क पहन के रखना होता है, ताकि क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ये फैलता बड़ी तेज़ी से, और ख़ास तौर पर वहाँ पर जहाँ पर कंजेस्टेड लोग ज़्यादा, छोटे घरों पे, जब गरीब इलाकों में जहाँ पर लोग, और अमीर इलाके भी इससे महफूज नहीं होते। देखिए, आपके पास जो घरों पे काम कर डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, वो भी अगर लेके आएंगे तो आपके घर पे अगर कोई एल्डरली या बच्चा मौजूद होगा तो वो ससेप्टेबल होता है कि उसको TB हो सकता है। तो इसलिए अगर आपको महसूस हो कि आपके पास जो काम कर रहा है उसको जिस किस्म की खांसी या बुखार वगैरह हो रहा है, तो उसको उसका टेस्ट कराएं, उसका इलाज कराना ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि TB का ताल्लुक भी फेफड़ों से है, आगाज़ खांसी से होता है, और कोरोना का ताल्लुक भी लंग से है और आगाज़ तकरीबन मोस्ट ऑफ द केसेस में खांसी से ही होता है, तो इनका आपस में क्या कनेक्शन है, दोनों वायरसेस या दोनों इन्फेक्शंस का? देखें, इस पे एक तो ये है कि अगर TB है किसी को तो उसमें उसकी ससेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है ये इन्फेक्शन लेने के लिए, क्योंकि लंग्स वैसे ही कमज़ोर होते हैं, तो इनको सीवियर डिजीज़ होगी।
जो कोरोना अगर इनको होता भी सुपर एडेड होता है तो उनका सीवियर होगा। और लेकिन ये है कि टीबी का जो है ना उसके सिम्टम डिफरेंट होते हैं, खांसी के साथ खून आना जो कि कोविड में नहीं होता। अच्छा, तो ये डिफरेंशिएट कर सकता है इन चीज़ों। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, कोविड की भी अब बात करें तो ये कोरोना की जो बढ़ती सूरत हाल है, हम तीसरी वेव की बात कर रहे हैं उसके बारे में, और अभी जो केसेस की शरह वो बढ़ रही है, इसे कैसे कंट्रोल किया जाएगा? क्योंकि अभी तक तो हमें आवाम पे उस तरह से सीरियस नज़र नहीं आ रही है। देखिए, इसको अभी जैसे कल कोई मेजर्स लिए हैं NCOC ने जो मंडे को जो दिए थे, लेकिन मेरा उस पर यह है कि उसके ऊपर जो है सख्ती से अमल कराया जाए हुकूमत को, क्योंकि इस तरह तो मान नहीं रहे लोग। अब सख्ती ही करनी पड़ेगी और इसको अक्रॉस द बोर्ड होना है। देखिए, अगर मैं मेरे कुछ ताल्लुकात हैं और मैं जो है ना शादी अपने बच्चे की शादी के लिए अपने हॉल को जो 10 बजे के बजाय नहीं 11-12 बजे तक चला दूँ और जितने मेहमान मैं मंगवा सकूँ बुलवा लूँ, तो वो नहीं होना होगा। ये नहीं कि जो गरीब है या जो उसके कोई ताल्लुकात नहीं है उसके ऊपर तो आप सख्ती करें, छोटे रेस्टोरेंट को आप सील कर दें, बंद कर दें, मालिक को गिरफ्तार कर दें और बड़ी जगहों पर ना करें, अक्रॉस द बोर्ड। और क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पब्लिक हेल्थ का प्रॉब्लम है जिसमें जो है ना तमाम लोग इफेक्ट होंगे, इसलिए इसको जरा इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जरा सख्ती करनी पड़ेगी। आप कह रहे हैं वायरस की म्यूटेशन के हवाले से हमें बताइए, जो वायरस के बारे में मुसलसल कह रहे हैं कि अपनी शक्ल तब्दील कर रहा है आम आदमी के समझने के लिए, और मुसलसल कर रहे हैं, कल एक न्यूज़पेपर ने तो इसकी वेव के हवाले से भी लिखा है कि इट्स अबाउट टू हिट पाकिस्तान। तो ये वायरस का म्यूटेट करना है, ये किन सिम्टम्स के साथ दोबारा से आ रहा है, और इसके स्वेयर होने के हवाले से, इसके शदीद होने के हवाले से भी हमें बताइए। मजीद इसमें कितनी शिद्दत आ रही है वक्त के साथ साथ? देखिए, ये जो यूके वेरिएंट है और जो ब्राज़ीलियन वेरिएंट है और साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है, इनकी जो है ना इनकी फैलाव बहुत तेजी से होता है। जो पुराना चाइनीज वेरिएंट था वो इससे 70% 75% ज्यादा तेजी से ये फैलता है। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि यूके में जहाँ यूके से जो लोग आए ज्यादातर पंजाब में आए, जहलम के इलाके में और कश्मीर के इलाके में, और वहाँ पर लॉकडाउन करना पड़ा और वहाँ बहुत तेजी से फैल रहा है। और ये वहाँ रुकेगा नहीं, क्योंकि देखें आपका इंटर प्रोविंशियल ट्रैवल हो रहा है, कहीं से वहाँ से कराची में भी पहुँचेगा, KPK में भी फैल रहा है। तो इसलिए एहतियाती तदाबीर वही है कि आपको जो है ना SOPs पे फॉलो करना है, अपने मास्क को पहनना है, हाथ को साफ रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और बिला ज़रूरत मजमू में नहीं जाना। सिम्टम्स सेम है डॉक्टर साहब या सिम्टम्स में तब्दीली है? इसके सिम्टम में मेजॉरिटी तो ज्यादातर वही है, लेकिन इसमें कुछ जो यूके वेरिएंट में जरा डायरिया कुछ लोगों को ज्यादा आ रहा है। दूसरी एक और चीज भी है कि कुछ ये जो इसकी पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट जो है ना जरा देर से आ रहे हैं पॉजिटिविटी, और इसलिए एक्सरे चेस्ट का शुरू में हो जाना या HRCT की तरह के उस पर लंग्स के ऊपर इम्पैक्ट पहले नजर आ जाता है। हमें बहुत सारे मरीज ऐसे आए हैं जिनमें जो है ना आपको PCR नेगेटिव था, लेकिन लंग्स का एक्सरे और CT में उसमें चेंजेस नजर आ रही। दूसरा ये है कि ये बच्चों में भी ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, जो कि पहले नहीं था मामला। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि आपने बच्चों के हवाले से बात की, लेकिन वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें, वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है दुनिया भर में बहुत तेज है। पाकिस्तान में अभी उस तरह से पहले तो हमने शुरू में देखा था जब हेल्थ वर्कर्स को लगाए जा रहे थे तब वो भी रिलक्टेंट थे, फिर सीनियर सिटीजन्स की बात आई, वो भी इतना ज्यादा उनमें भी झिझक थी, वो भी लगाने से गुरेज कर रहे थे। तो ये प्रोसीजर और लोगों का एतमाद बहाल करना वैक्सीन के हवाले से कितना इंपॉर्टेंट और कितना चैलेंजिंग होगा? देखें, ये बड़ा अहम बात है, लोगों को समझने की बात है कि वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन हो, तमाम वैक्सीन इफेक्टिव है, सेफ है, और जो मिल जाए उसको लगा लेना चाहिए। ये नहीं कि जी मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। वो ये कहते हैं ना कि वन बर्ड इन हैंड इज बेटर देन मैनी इन द बुशेस। तो जो पहले मिल रहा है आप लगा लें। और इसके ये पब्लिक हेल्थ के प्रॉब्लम, देखें मेरी ये पर्सनल ज़ाती वो नहीं है कि जी मैं नहीं लगवा रहा, मैं सेफ नहीं हूँ, लेकिन बात ये है कि अगर मुझे नहीं लगा रहा, मैं फिर एक सोर्स बन जाता हूँ उसको फैलाने के लिए जो दूसरी जगहों पे। तो वैक्सीन लगवाएं, और आप रोल मॉडल लगा रहे हैं लोग, देखें आपके प्रेसिडेंट ने लगाया, आपके वज़ीर आज़म ने लगाया, मैंने अपनी फैमिली के साथ ट्रायल में लगवाया था जबकि हमें ये नहीं पता था कि ये सेफ भी है या नहीं सेफ है। तो आपको हर एक को, लोगों को और मीडिया को भी बड़ा अच्छा रोल आप लोग कर भी रहे हैं, लेकिन मजीद करें, लोगों को करें कि जी इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेफ है, सिक्योर है,
लगाएं, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा हमारी 75% पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं होगी तो हमारी हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट नहीं होगी। एक तबका, एक हल्का ऐसा है जो कि मुख्तलिफ जो निजी कंपनीज हैं उनके वैक्सीन इंपोर्ट करने की इजाज़त दिए जाने पर तनकीद कर रहा है, और उनका ये मानना है कि शायद इससे एक तो प्राइसेस का जो फैक्टर है वो इससे डिस्टर्ब होगा, दूसरा ये कि शायद क्वालिटी के ऊपर भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? वाज इट अ गुड डिसीजन? देखिए, बात यह है कि 220 मिलियन की पॉपुलेशन कोई एक सेक्टर कवर नहीं कर सकता। अगर हम सपोज डाल दें कि जो गवर्नमेंट नहीं करना है तो ये सालों लग जाएंगे पूरी कम्युनिटी को देने के लिए, और आपके पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं। और जहाँ तक प्राइसिंग का ताल्लुक है, क्वालिटी का ताल्लुक है, वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है ना क्वालिटी, और आपके पास एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, वो किसी को अप्रूव ही नहीं करते जब तक कि उसकी क्वालिटी एश्योरेंस नहीं हो, उसका डेटा ना मिले उनको। तो वो तो बड़ी सख्ती से की जाती है। प्राइसिंग भी का भी एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के तहत उसको की जाती है। तो आपको कंट्रोल करना है। देखिए, जब तक गवर्नमेंट अपनी रेट को कायम रखेगी ना तो कोई चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगी, ठीक है। इसलिए आपको मल्टीपल सोर्सेस, देखिए कुछ लोग अफोर्ड कर सकते थे, उन्होंने आज से महीनों पहले जब दुबई में शुरू हो गया तो वहां जाके लगा 3-3 हफ्ते रह गए, लोगों ने वहां पर लगवा के आए, वहां पर पैसे दे के लगवा के आए। तो इसलिए आपके पास हर एक के पास ऑप्शन होना मौजूद होना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम लोग जो है ना 60 साल से ऊपर और हेल्थ केयर वर्कर्स को कर रहे हैं, लेकिन एप्रीहेंशन नीचे जो 60 साल से नीचे उन लोगों की परेशानी है। अगर ऑप्शन कोई मौजूद हो तो करा लेनी चाहिए। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल बारी, आप इस हवाले से बता रहे थे। आपने कोरोना वैक्सीन के हवाले से भी गाइड किया और साथ साथ हमने टीबी के हवाले से भी बात की। अभी हमें एक दिन ही है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एक्सप्रेसो में बहुत कुछ है, स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेसो। शाबिये कैसे सफ़र करते हैं और पैदा कैसे होते हैं, इस पे हम आज के साइंस एंड टेक में बात करेंगे। वकार मलिक साहब नेसा के डायरेक्टर के साथ हैं, डॉक्टर आतिफ के साथ क्या बात हो रही है, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक दफ़ा फिर डॉक्टर आतिफ फरीद हमारे साथ हैं नेसा से, और अब हमारी कोशिश है कि नेसा से बराह रास्त उनसे बात किया करें ताकि हमारे बच्चों में स्पेस साइंस के हवाले से ज़्यादा आगाही हो। डॉक्टर साहब जो है उनका जो शोबा है वो बेसिकली मुख्तलिफ जो ऑब्जेक्ट्स आते हैं किसी भी शौबिये की शक्ल में ज़मीन की तरफ, तो उस हवाले से रिसर्च और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मुख्तलिफ शोबे हैं। और इस हवाले से मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब एक दफ़ा आप अपना ज़रा तफसीली तारुफ करा रहे हैं कि आप किस ऑब्जर्वेटरी में हैं, क्या आप काम करते हैं, ताकि हमारे नाजरीन को आइडिया हो कि हमारे जो पाकिस्तान के इतने काबिल साइंसदान हैं वो किस जगह पे काम करते हैं। तो थोड़ा सा सर पहले ज़रा तारुफ करवा दीजिए। मेरा नासा के साथ रिश्ता उसवार हुआ सन 2011 में नॉर्थ डकोटा स्पेस ग्रांट्स कंसोर्शियम नामी हमारे रेगुलर नॉर्थ डकोटा स्टेट के इदारे से, जहां हमने एक सैटेलाइट डिजाइन किया जो कि नासा में भेजने के लिए, ताकि हम पता कर सकेंगे जो स्टेट ऑफ नॉर्थ डकोटा के पॉइंट ए से पॉइंट बी जो फासला है वहां पे जितने भी खेत और खलियान हैं उनके ऊपर जो बादल आते हैं उसके ऊपर से जो तस्वीर आ रही है वो हमें बताएं कि बादल कितने डेंस हैं, कितना जो है नुकसान हो सकता है अगर बारिश जो है वो थंडरस्टॉर्म में तब्दील हो जाए। ये तो वो आगाज है जो मेरा हुआ। ठीक है। उसके बाद जब मैं अमली दुनिया में कदम रखा तो स्क्वायर वैली ऑब्जर्वेटरी नॉर्थ कैरोलिना, कोलंबस नॉर्थ कैरोलिना में के उनके जो मेजर डायरेक्टर एंड रिसर्च स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने मुझे अप्रोच किया। मैं एक लेक्चर देने के लिए गया था एक लाइब्रेरी में कि इफ आई एम इंटरेस्टेड टू जॉइन द होल SVO डॉट स्पेस, ठीक है, एज अ रिसर्च साइंटिस्ट। तो चूंकि नासा से ताल्लुक था नॉर्थ डकोटा स्पेस कंसोर्शियम, वो जबरदस्त हों तो वो कौन से शोबे इख्तियार कर सकते हैं, लाइक केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, तो कौन कौन से शोबे हैं, थोड़ा सा जनरल एक इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। बुनियादी तौर पे जितने भी शोबे हैं जी, उसमें आप एडमिनिस्ट्रेटिव हैं डिपार्टमेंट्स, उसमें आपके इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें फिजिक्स का बाकायदा एक डिपार्टमेंट है, और फिजिक्स का जो मेन डिपार्टमेंट है उसमें आप मैथमेटिक्स को शामिल कर लें। ठीक है। और जो हयातियात या जिसे हम बायोलॉजी कहते हैं वो इसलिए इंतहाई जरूरी है कि हमें ये पता करना होता है कि जो हम रॉकेट भेज रहे हैं खला में जी, उसके अंदर जो दर्जा हरारत या टेम्परेचर है उसमें जिस इंसान ने या जिस भी गिने पिग ने जाना है उसके सर्वाइवल के लिए हमें कितना दर्जा हरारत चाहिए जी, उसके उस पे प्रेशर कितना पड़ेगा खला का बाहर, और अंदर जो है कॉकपिट के अंदर जो
वहाँ तो ये केमिस्ट्री इन्वॉल्व है यहाँ पे, हमारी इंटरनल केमिस्ट्री, बॉडी केमिस्ट्री। तो अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं और सिर्फ फिजिक्स में आपको दिलचस्पी है, या सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और सिर्फ केमिस्ट्री में दिलचस्पी है, तो ये बहुत ही उम्दा बात है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप मैथमेटिशियन हो या फिजिसिस्ट हो। जी, नासा के अलावा जो इदारे हैं लाइक स्पेस एक्स है या यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, ये मुख्तलिफ जगहों पे, तो मतलब डॉक्टर साहब वो किसी भी जगह पे यानी आप जा सकते हैं इन पाकिस्तानी बच्चों के वाले आप किसी भी जगह जा सकते हैं। अगर आप अकाउंटेंट हैं तो आपकी जरूरत है वहां पे इन इदारों में, स्पेस एक्स में है, इसकी स्पेस एजेंसी जो यूरोपियन है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो स्पेस एजेंसी है, जहाँ डॉक्टर यारजान हैं हमारे बलोचिस्तान से, और दुनिया एक वसी कैनवस है, उस पर आपने तस्वीर बनानी है, यहाँ तालीम हासिल करके आप बनाएं। डॉक्टर साहब, आपकी बातों से डेफिनेटली, क्योंकि हमारी पहले शनासाई है और मैं जानता हूं कि आपका उर्दू अदब से कितना गहरा ताल्लुक है, और इस हवाले से भी हम यकीनन आपसे बात करेंगे। अभी रिसेंटली मेरा आखिरी सवाल ये है कि जो एक सियारचा अभी सुनने में आया था कि काफ़ी हुजम में बड़ा है और ज़मीन से चंद लाख किलोमीटर के फासले पे से गुजरेगा विद सर्टन स्पीड, तो वो उसके हवाले से थोड़ा सा अपडेट कीजिए, क्योंकि आपका तो शोबा ही है। तो ये जो सियारचा है ये बुनियादी तौर पे एक जीप के साइज का है। अच्छा, ठीक है, आसान अल्फाज, ठीक है, ठीक है। और वो हमारे पास से कुछ लाख किलोमीटर के फासले से गुजरा है। ठीक है, गुजर चुका है, ठीक है। और वो रवा है बुनियादी तौर पे इस वक्त वो ज़ुहल के पास कहीं होगा। तो उसकी जो स्पीड हमने कैलकुलेट की थी वो हमारे जो निज़ाम शमसी है, सोलर सिस्टम है, उससे वो अगले 3 या 3.5 महीने के बाद बाहर निकल जाएगा। मतलब इतनी ज्यादा स्पीड, आसान अल्फाज में ये है, इतनी स्पीड के साथ जा। हाँ, वो बहुत, क्योंकि जब बिग बैंग होता है, दो सैयारे आपस में टकराते हैं या एक सैयारा अपनी अंदरूनी हिद्दत की वजह से फट जाता है, इंटरनल हीट, इंटरनल कंबशन एंड ब्लास्ट्स, उससे जो टुकड़े निकलते हैं, क्योंकि खला के अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती सर रोकने के लिए, तो जहां जो टुकड़ा जाएगा वो उस तरफ चल पड़ेगा। सही 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 सही, जबरदस्त। और चूंकि खला में जो है वो कोई लिमिटेशन हमारे इल्म में नहीं है जी, तो वो अपने तमाम अतराफ में वो एक मुर्दा सैयारे के टुकड़े जाते हैं और वो चलते चलते आते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, हम सियारचों पे भी बात करेंगे और हम डिफरेंट मौज़ूआत पे बात करेंगे, हम बल्कि आपसे वो पूरी मूवीज़ की लिस्ट भी लेंगे जो पाकिस्तानी बच्चों को देखनी चाहिए स्पेस साइंस के हवाले से, और बहुत सारी और बातें हम आपसे करते रहेंगे। बहुत सारी गलतफहमियां जो होती हैं जो कि किसी वजह से पैदा हो जाती हैं, तो वो उस तरह की गलतफहमियों का अजाला जो है वो आप जैसे साइंटिस्ट से हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुलाकात होती है साइंस एंड टेक प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। आपको खुशामदीद कहते हैं, आप एक्सप्रेसो देख रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा आगे भी बोलने लगे। अच्छा जी, अब बारी है हमारे सेगमेंट फैशन और फन की, जिसमें आज कुछ मुख्तलिफ होने वाला है। वैसे तो सना हुमायूं बेसिस में जाके हमें मुख्तलिफ सफारत खानों में जो लोग हैं, एम्बेसडर्स हैं, उनसे मुलाकात करवाती हैं, लेकिन स्टिल आज का जो हमारा फैशन और फन है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो इस तरह से कि इटालियन एम्बेसी में वुमेंस डे के हवाले से ब्राइडल ड्रेसेस के हवाले से एक शो का इनेकाद किया गया और सना हुमायूं ने वहाँ उसको कुछ मज़ेदार मोमेंट्स कैप्चर किए। आपको दिखाते हैं फैशन और फन में। की मुनासिबत से पाकिस्तानी और रूसी मलबूसात को डिस्प्ले किया। इस शाम का मकसद पाकिस्तानी और रूसी मलबूसात से गैर मुल्की खवातीन को रोशनास कराना था। रैंप पर मॉडल्स ने ब्राइडल ड्रेसेस पहनकर वॉक की, जिसे गैर मुल्की खवातीन ने काफी पसंद किया। अतालवी सिफारत खाने की इस काविश का मकसद खवातीन की हौसला अफजाई करना था, जो जिंदगी के हर शोबे में मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सना हुमायूं और एक और एक्साइटिंग सेगमेंट में मैं आपको वेलकम कहती हूँ। मैं आज मौजूद हूँ इटालियन एम्बेसी में, लेकिन आज ये एम्बियंस देखकर आप थोड़े से एक्साइटेड और हैरान भी हो रहे होंगे। बिल्कुल जनाब, वुमेंस डे के हवाले से इटालियन एम्बेसी में मुनक्कद किया गया है खूबसूरत ट्रेडिशनल ब्राइडल शो, जिसे यहाँ की इटालियन लेडीज़ और फॉरेन लेडीज़ ने
बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है और बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाली हैं। सो आइए मेरे साथ और देखिए कि इस ब्राइडल शो में क्या रियाज फिरार रेज़े, आप इनको पहले भी मिल चुके हैं फ्लैक्स के एक और सेगमेंट में, लेकिन आज ये होस्ट हैं इस इवेंट के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने इतना बेहतरीन इवेंट ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासिबत से अतालवी सिफारत खाने में सजाया। मैं अल्बाना आपसे पहला सवाल करना चाहूँगी कि इस खास दिन की मुनासिबत से पाकिस्तानी और रूसी मलबूसात को इस तरह डिस्प्ले करने का ख्याल आपके जहन में कैसे आया? Dresses and traditional Pakistani bridal dresses. How would you put up this whole idea and conceived it? Me and Laura, our spouse attaché, were thinking. मैंने और लॉरा ने मिलकर इस आइडिया पे काम किया कि किस तरह पाकिस्तानी ब्राइडल मलबूसात को फैशन शो के जरिए दीगर गैर मुल्की खवातीन के सामने लाया जाए। असल में ये आइडिया लॉरा का था। Ready to contribute, however, just to make it happen. Okay, so क्या आपको उम्मीद थी कि दीगर गैर मुल्की खवातीन पाकिस्तानी मलबूसात को पसंद करेंगी? creating it? Yes, actually, it came out that a lot of. हाँ, मुझे यकीन था कि पाकिस्तानी मलबूसात इतने अच्छे हैं कि सबकी तवज्जो का मरकज बनेंगे और सब ने इसे सराहा। That it will be like really appreciated. So His Excellency, जनाब सफ़ीर, आपका इस इवेंट के हवाले से क्या कहना है? अतालवी सिफारत खाना हमेशा से ही मुख्तलिफ सकाफती और कल्चरल इवेंट मुनक्किद करवाता रहता है। you like it? And this is a symbol on how women can contribute to the greatness and the success of their country. ये एक बहुत शानदार बात है कि पाकिस्तानी खवातीन हर शोबे में अपना लोहा मनवा रही हैं और अपने मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही हैं। The success and the great determination of Pakistani women to for the success of their country. आपके पास अल्बाना जब खवातीन के आलमी दिन के हवाले से ये आइडिया लेकर आई तो आपका क्या जवाब था? I'm confident. We not forget this was organized for the. मेरे पास जब ये आइडिया आया तो मुझे यकीन था कि हम खवातीन के आलमी दिन के हवाले से एक अच्छा काम करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे डिफेंस अताशी की अहलिया लॉरा ने अहम किरदार अदा किया है। Building which is a temporary embassy for Italy, waiting for the construction of the bigger and final one. मौजूद हूँ लॉरा के साथ, who is a spouse of. मैं इस वक्त मौजूद हूँ अतालवी डिफेंस अताशी की अहलिया लॉरा के पास। शुक्रिया लॉरा, एक खास दिन पर एक खास शाम को आपने खवातीन के नाम किया। Lovely way for all the lovely ladies. It was really my pleasure. I mean. बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप जानना चाहती हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि समिया वसीम ने मुझे आइडिया दिया कि हम पाकिस्तान में गैर मुल्की खवातीन को पाकिस्तानी ब्राइडल ड्रेसेस के हवाले से आगाही देना चाहते हैं और ये आइडिया मुझे बहुत पसंद आया। मुझे लगा खवातीन का आलमी दिन इस हवाले से बेहतरीन दिन है। मैं समिया का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इसके साथ साथ अतालवी सफ़ीर और उनकी अहलिया अल्बाना का, जिनका ताउन इस सिलसिले में काफ़ी ज़्यादा रहा, और अतालवी सिफारत खाने में इस सिलसिले में हम आज एक यादगार इवेंट ऑर्गेनाइज करवा सके। And giving all the support for this event. Thank you very much, Laura. Thank you. मैं इस वक्त मौजूद हूँ अपनी बहुत प्यारी सी डिज़ाइनर के साथ, जिन्होंने पूरा इवेंट बहुत खूबसूरती से सजाया। एंड आई वाज वाचिंग थ्रू आउट के फॉरेनर लेडीज़ थ्रू आउट हमारे ड्रेसेस को बहुत इंजॉय कर रही थी। तो सुमैया, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, और दूसरी चीज़ के हाउ डिड ऑल स्टार्टेड? वुमेंस डे के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉरा इज़ ऑर्गेनाइज़र ऑफ एम्बेसडर्स वाइफ अटैची वाइफ्स, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी वो हेड है। शी इज़ फ्रेंड ऑफ माइन। उन्होंने मुझसे आइडिया डिस्कस किया। शी विजिटेड माई आउटलेट, वो आई। उन्होंने वुमेंस डे के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कहा कि हम कोई ऐसा काम कर सकते हैं, वाई नॉट। पाकिस्तानी ख़वातीन को ऐसे मौक़े चाहिए कि वो उनको अपना आप प्रेजेंट करने का दुनिया के आगे, और पॉजिटिव प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। सो लॉरा एंड मी, हमने ये प्लान स्टार्ट किया
हमने हफ्तों काम किया, ऑलमोस्ट हमने 15 डेज़ दिन रात काम किया और ये एक अच्छा शो ऑर्गेनाइज़ किया और आई थिंक कि हम इसमें कामयाब हुए हैं कि सब ने हमारी कलेक्शन को, और वुमेंस डे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टोटली फंक्शन था और वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर था, चैरिटी शो भी था, उसमें चैरिटी फॉर वुमेन, पाकिस्तानी वुमेन जो गरीब टीचर्स हैं उनको एम्पावर करने के लिए भी इन्होंने एक इनिशिएटिव उठाया। सो आई थिंक कि मेरा कंट्रीब्यूशन भी इसमें है कि मैंने पाकिस्तानी औरत को एक मजबूत औरत के तौर पे उनको प्रेजेंट किया है। आई थिंक एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा हमारी तरफ से कि हम पाकिस्तानी औरतें भी काम करने वाली हैं और अच्छा काम करके दे रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और अच्छा, मैं ड्रेसेस के हवाले से बात करना चाहूँगी कि ड्रेसेस की सिलेक्शन स्पेशली ये ध्यान में रखते हुए की थी कि फॉरेन लेडीज़ होंगी तो उनके हिसाब से ऐसे कुछ ड्रेसेस दिखाए जाएं या उनको बताया जाए कि हमारा कल्चर कैसा है। लॉरा से मेरा ये एक जब हम डिस्कशन कर रहे थे इस पॉइंट पे तो मैंने उनसे यही कहा था कि आई वांट टू प्रेजेंट माय पाकिस्तानी कल्चर टू ऑल द फॉरेनर वुमेंस, और उन्होंने इससे टोटली एग्री किया। शी वाज आल्सो एक्साइटेड कि पता नहीं आपके कल्चर कैसा होता है, बिकॉज दे डोंट वेयर इतना हैवी ड्रेसेस, वो इतने हैवी जोड़े पहनते नहीं हैं। रेड हमारा ट्रेडिशनल कलर है, वो रेड नहीं पहनते हैं, वो ऑफ वाइट्स में जाते हैं। सो वो भी एक्साइटेड थी कि पाकिस्तानी ड्रेस। सो मेरा फोकस ही प्योर पाकिस्तानी ब्राइडल कल्चर उनको शो करना था और आज वो मैंने शो किया और उन सब ने बहुत एंजॉय किया और अप्रिशिएट भी मुझे। वंडरफुल। बिल्कुल मैं यही कहना चाहूँगी कि एवरीवन वाज up with a quite big smile on their faces and they were quite happy. So congratulations once again. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, Sumayya. आई होप कि आज का ये शो आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा। यहाँ पर आई हुई तमाम फॉरेन लेडीज़ ने ये हमारे ब्राइडल ड्रेसेस को बहुत अप्रिशिएट भी किया और इन्जॉय भी किया। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले किसी और सेगमेंट में, तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। इनकलाबी शायर वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और जिक्र करते हैं बाय बाजुक इनकलाबी शायर हबीब जालिब साहब का, जिनके मद्दा आज उनकी 93वीं सालगिरह मना रहे हैं। जालिब साहब ने जिंदगी भर आवाम के मसाइल और ख्यालात की तर्जुमानी की और आवाम के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करते रहे। हबीब जालिब ने कई मशहूर पाकिस्तानी फिल्मों के लिए गीत लिखे, जिसमें फिल्म ज़रका में रक्स जंजीर पहन कर भी तो किया जाता है लिखने पर उन्हें बेपनाह शोहरत मिली। रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है वो नगमा है जिसे लोगों ने बहुत सराहा। के नाम से 2006 में हबीब जालिब अमन जो अवार्ड है उसका इजरा किया गया, जबकि उनकी वफात के 16 बरस बाद 23 मार्च 2009 को उन्हें निगार अवार्ड और निशान इम्तियाज से भी नवाजा गया। आज भी उनकी शायरी सियासी जलसे जुलूसों और मुजाहिरों में लोगों के जज्बात को गरमाने के लिए पढ़ी जाती है। सरे मेंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते फ़कत तकरीर करते हैं। इस शेर का आज के हुक्मरानों से भी ताल्लुक़ है। हाँ, वैसे मुझे लगता है ऐसे लगता है हर दौर के ऊपर ये शायरी बिल्कुल उसके साथ सूट करती है, ऐसा लगता है। और गालिब जालिब साहब के बारे में हम बात कर रहे हैं तो यकीनी तौर पे जैसे कि मैंने कहा कि उस वक्त में इतनी मुश्किल शायरी न सिर्फ लिखना बल्कि पढ़ना और बबांगे दोहल पढ़ना, सरेआम पढ़ना बहुत ही मुश्किल काम था। बहुत ही कमाल जिगरा पाया जालिब साहब ने। और पाकिस्तान की सियासी तारीख, जैसे कि हमने उस दिन भी तस्करा किया था जब हम इनकी बरसी के ऊपर एक ख़ास सेगमेंट कर रहे थे, तो हमने कहा था कि जब तक पाकिस्तान की सियासी तारीख लिखी जाएगी, पढ़ी जाएगी और आमरीत का जिक्र होगा और आमरीत में आवाज़ बुलंद करने का जिक्र होगा, जालिब साहब का नाम सर फहरिस्त होगा। और आज हमने उनको ट्रिब्यूट पेश किया उनके सालगिरह के मौके पर। वैसे इनकी शायरी को आजकल के सियासतदान भी अक्सर जलसे जुलूसों में पढ़ते हैं। मसला ये है कि तमाम जो लोग अमल नहीं करते वही इनकी शायरी को अपने जलसों में इस्तेमाल भी करते हैं। तो ख़ास तौर पर इस जुमले के अंदर बड़ा वजन है कि इलाजे गम नहीं करते फ़कत तकरीर करते हैं। सो उनको देखना चाहिए जो सिर्फ तकरीरों पे इस वक्त आवाम को खुश किए हुए हैं और मुल्क तब्दील कर रहे हैं। तदबीर भी होनी चाहिए और अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। इस पर हम बात करते रहेंगे। और उनकी बेटी के हवाले से भी हमें मालूम पड़ा है कि मुश्किल माशी हालात में ज़िंदगी गुजार रही हैं, लेकिन उन्होंने उनकी सालगिरह का भी एहतमाम किया। खैर, जालिब साहब को हैप्पी बर्थडे और अल्लाह उनको खैर रहमत करे। जस्ट नोट पे ब्रेक लेते हैं।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बारी है प्रोग्राम में आपकी मुलाकात एक सिंगर से करवाने की। बहुत दिनों से हमने म्यूजिक नहीं सुना जी, हमने सोचा कि आज कुछ हल्का फुल्का होना चाहिए। कर रहा था। हाँ। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं अभी उभरते हुए गुलकार हैं और अभी इन्होंने जो MBA करे मार्केटिंग एंड फाइनेंस में और उसके साथ साथ उनको सिंगिंग का शौक है। और अभी हम जब इनसे बात करें तो इनको घर वालों की बड़ी सपोर्ट है। अजद वकार हमारे साथ मौजूद है। अजद को वेलकम करेंगे। अजद थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। अजद ये बताएं कि पढ़ाई तो चल रही है, साथ साथ सिंगिंग को कितने अरसे से आप परस्यू कर रहे हैं? मैं पिछले 5 साल से सीख रहा था। अच्छा। तो अब जाके मतलब थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस आया। तो मैं गाना स्टार्ट किया। मतलब पहले मैं करता था लेकिन अब मैं पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। बाकायदा सीख रहे थे? बाकायदा सीख रहा था। अच्छा, माशाल्लाह। तो रुझान किस तरफ है, किस टाइप का गाना गाना चाहते हैं? मतलब मैं क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, रॉक की मतलब सारे जॉनर मतलब सब पसंद है। तो सारों में थोड़ा थोड़ा ट्राई करते हैं। ज्यादा नुसरत फतेह अली खान साहब वगैरह? सजाद अली, नुसरत फतेह अली खान और राहत फतेह अली खान। और सजाद अली तो गाना अजद से हमारी पहली मुलाकात भी ट्रांसमिशन हुई थी, अजद ने तब भी गाया था। अजद मुझे बताएं कि अभी टाइम के साथ साथ ऑब्वियसली म्यूजिक इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा बूम आया है, नए नए सिंगर्स आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से बताओ। अब तो सोशल मीडिया भी आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अब ये कि मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मतलब सोशल मीडिया पे तो हर कोई मतलब सिंगर है, कोई गिटार पकड़े तो वो सिंगर है। तो वो इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि उसमें आगे जाना तो ये चीज़ अच्छी है कि बुरी है? मेरे ख्याल में बुरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा टैलेंट होना अच्छी बात है लेकिन वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जब हर कोई पोस्ट करेगा, हर कोई आएगा तो वो फिर वो इस तरह। लेकिन डोंट यू थिंक कि जब इतना ज्यादा लोग कर रहे होते हैं तो आपको हाईलाइट वही होता है, सामने वही आता है, द पर्सन हु हैज द रियल टैलेंट, डोंट यू थिंक? नहीं, लेकिन वो ये है कि मतलब कुछ स्पॉन्सर्ड होते हैं, मतलब स्पॉन्सर कर देते हैं, कुछ नहीं करते। तो जो नहीं करते, इन अदर वर्ड्स देयर आर पीपल हु डोंट डिजर्व टू बी फेमस बट दे गेट फेमस जस्ट बिकॉज़ कि वो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो वो मीम्स वगैरह से फेमस हो जाते हैं लोग तो एक दिन में। आई एम गेटिंग योर पॉइंट अजद। अच्छा अजद क्या सुनाएंगे? मैं ताजदार हरम। डन, हम सुनते हैं। एक तो माजरत अल्लाह सुबह हम आपको गवा रहे हैं, सुबह सुबह जरा गाना मुश्किल होता है obviously, जब आप जाके गा रहे होते हैं। ठीक है, तो आप अपना जो म्यूजिक करेंगे उसमें व्हाट टाइप ऑफ सॉन्ग यू आर वर्किंग ऑन? किस टाइप का गाना मुझे सबसे पहले करना है? बिकॉज कमर्शियल एलिमेंट्स और होते हैं जो कमर्शियली लोग सुन रहे होते हैं, लेकिन समटाइम्स ये होता है कि आप खुद कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं और वो मे बी पब्लिक को बहुत ज्यादा पसंद ना भी आए हो सकता है। तो आपकी क्या प्लान क्या है? कमर्शियली जाना है या अपनी चॉइस पे जाना? अपनी चॉइस पे जाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं कमर्शियली गया तो शायद मैं वो गाना वैसे नहीं गा सकूंगा जैसे मैं चाह रहा हूँ। तो जब मैं कंफर्ट जोन में गाऊंगा तो वो मुझे बेहतर लगेगा। तो मेरा थोड़ा प्लानिंग कि आप कुछ अपना सिंगल या कुछ इस तरह से लॉन्च करोगे इन अ नियर फ्यूचर? मतलब मेरे जैसे मेरा MBA कंप्लीट होता है तो उसके बाद मेरा प्लान है कि मैं इस पे फोकस करूंगा। अभी क्या पढ़ाई का ज्यादा बोझ है? बहुत ज्यादा, मतलब मास्टर काफी डिफिकल्ट है। तो फ्रेंड्स सर्कल में क्या फरमाइशें की जाती हैं? आर यू अ फेमस सिंगर इन योर यूनिवर्सिटी और इन योर क्लास? बिल्कुल, जब भी होता है तो सोसाइटी में हूँ, मतलब यूनिवर्सिटी की, तो वहाँ पे जब डिफरेंट गिग्स होती हैं तो वहाँ पे परफॉर्म करता हूँ। अच्छा, हाउ यू सी कंटेम्परेरी पाकिस्तानी म्यूजिक, द काइंड ऑफ म्यूजिक वी आर प्रोड्यूसिंग? मुझे लगता है कि अब नए जॉनरास आ रहे हैं और आतिफ जैसे सिंगर भी अपने जॉनरास को चेंज करके डिफरेंट म्यूजिक कर रहे हैं और वो बड़ा हिट भी हो रहा है, बड़ा निकल रहा है, लोग देख रहे हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, मतलब हर तरह के आ रहे हैं। तो वो आतिफ जितने भी डिफरेंट सिंगर हैं सारे मतलब डिफरेंट अपने आप को करना पड़ता है वैसे मोल्ड। तो आई थिंक जैसे मतलब डिमांड आती है आपकी, जबकि लोगों को ये चीज़ सुननी है तो आपको अपनी उस हिसाब से मोल्ड करना चाहिए। तो अगर रॉक चल रहा है तो रॉक आपको करना है। क्लासिकल अगर आ जाता है एकदम से दोबारा कि क्लासिकल रॉक एक आया था टाइम, तो फिर आपको उस तरह करना पड़ता है। तो इसलिए आई थिंक उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना चाहिए कि ताकि आप हर तरह के गा सकें। अजद आपने हमें सूफियाना कलाम तो सुनाया, हम चाहेंगे कुछ और भी सुना दो जो आपका फोटो है या ठीक है आप थोड़ा। हाँ ठीक है, डन। Or you dedicated it to someone special? घर वाले देख रहे हैं उसके। That's why he's saying no. I'm telling you. दोस्त भी देख रहे हैं। नहीं, वैसे बता सकते हैं। घर वाले भी कोई नहीं देख रहा। नहीं। It's between us. And 100 others, thousands of others. अजद ये बताएं घर वालों की सपोर्ट कितनी इम्पोर्टेंट है? और मेरे ख्याल से आपकी फैमिली तो यू आर टेलिंग कि बहुत सपोर्टिव है इस मामले में। मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आता अगर आपके घर वाले सपोर्ट ना करें। मतलब कभी-कभी आपको लगता है कि मतलब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ कुछ हो नहीं रहा, फिर घर वाले सपोर्ट करते हैं तो बंदा कहते हैं वो भी कर रहे हैं तो हमें और कुछ एफर्ट करनी चाहिए। अच्छा, देयर इज अ टिपिकल क्वेश्चन। इस सवाल का जिस टाइप के सवाल होंगे उससे ताल्लुक नहीं, वैसे ही पूछना चाह रहा हूँ लाइट नोट। कहते हैं दिल टूटे तो आवाज में दर्द आता है। बीइंग एन आर्टिस्ट लगता है आपको ऐसा? अजद ये फंसवाएगा। होता है फील आ जाती है ना? आती है। मतलब अगर मैं बताऊं तो अब सारे देख रहे हैं।
तो कुछ साल पहले और कोई देख के कहेगा कि अच्छा दिल किसने पहले तोड़ा होगा, ये बताओ। अच्छा, जो हमारे म्यूजिक लिसनर्स हैं विद द टाइम, यू थिंक अभी जो जिस तरह के यंगस्टर्स या आपके एज फेलोज जो लोग म्यूजिक सुन रहे हैं, आपको लगता है कि विद द टाइम वो मैच्योर हुए हैं म्यूजिक को लेकर, या उनकी जो म्यूजिक की अंडरस्टैंडिंग है या सेंस है वो थोड़ी खराब हो गई है ईस्टर्न वेस्टर्न को मर्ज करके? मेरे ख्याल में खराब हो गई है। अब वो देखते कि मतलब किसी भी तरह के म्यूजिक कुछ मतलब गा भी नहीं रहा बंदा, बस वो कुछ बोल रहा है, रैप टाइप उनको वो पसंद आ रहा है, लेकिन अगर उसमें जो रियल वोकल पार है वो नहीं पसंद आ रहा, कहीं खो गई है। वो कह रहे हैं कि फिर वो कहते हैं कि बहुत क्लासिकल बोर हो जाते हैं उससे, तो उन्हें लगता है कि ये जो मतलब फंकी म्यूजिक जिसको मैं तो गाऊंगा उससे, तो वो पसंद है उन्हें। कोई प्लान है फंकी किस्म का म्यूजिक करने का? कभी पसंद आया कोई ऐसा गाना जो लगा कि अच्छा नहीं मैं ये भी कर सकता हूँ? आते हैं, काफी पसंद आते हैं, मतलब इस तरह के मतलब आपको कैची लगते हैं वो सॉन्ग, तो आप कहते हैं। अरशद की प्लेलिस्ट में सबसे ज्यादा जो गाना सुना जाता है वो कौन सा है? मेरी प्लेलिस्ट में सजाद अली का रावी मैंने पहले तो फिर हम सुनेंगे वही। याद आ गया अली आफ्ताब का, रावी दे विच पानी कोई नहीं, गुलशन रावी डुबदी पई, रावी विच पानी कोई, बुरा ही हाल कर दिया रावी का हमने। नहीं, मुझे रावी का दुख हो रहा था कि रावी हमने कैसा कर दिया। अच्छा, नए जो यंगस्टर्स ऑब्वियसली आप खुद भी अभी अपकमिंग है जो देख रहे हैं, आपने ऑब्वियसली हर्डल्स भी फेस की होंगी, लर्न भी किया होगा इन 5 सालों में, क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं, आपके एज फेलोज एंड अपकमिंग पाकिस्तानी टैलेंट? मेरे बारे में नहीं, ओवरऑल आप म्यूजिक के लिए कोई मैसेज, कोई पैगाम, कोई सजेशन, एनीथिंग? मतलब कि जो ओरिजिनल पैशन, जो रियल टैलेंट है उसको आप सपोर्ट करें, ताकि जब आप आए, मतलब इस तरह लोग मीम्स पे कोई चीज आ रही है उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो वो लोग फेमस हो ही जा रहे हैं। मैं अब नाम नहीं लूंगा, पार्टी हो रही है आप कर रहे हैं प्रमोट, तो आपको अगर गाना कोई गा रहा है वो बेचारा कितनी मेहनत कर रहा है उसको कोई भी नहीं सुन रहा। ये वाकई बहुत होता है कि बहुत मेहनत से एक वीडियो बनती है और 3000 व्यूज नहीं होते, 3000 भी नहीं, 100 व्यूज आते हैं, कुछ तो इतने अच्छे होते हैं मैं खुद सुन के हैरान हो जाता हूँ कि उनको व्यूज नहीं। तो आप कह रहे हैं कि रियल टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए ताकि वो फिर आगे। वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक अरशद, अच्छा अपने सिंगिंग के करियर को जो परस्यू करें उसके साथ और हम तो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ओह यस, वी ट्राई लेवल बेस्ट के हमारे पास जो भी अपकमिंग सिंगर्स आते हैं उनमें टैलेंट है उनको हम दुनिया को दिखाएं और उनको एक प्लेटफॉर्म फराहम करें। एक्सप्रेस तो हमेशा से कोशिश करता है, चाहे आप सिंगर हैं या किसी भी फील्ड में अपना लोहा मनवाना चाहते हैं, तो हमारा प्लेटफॉर्म एग्जैक्टली और ये हम हैं, ये हमारा शो है और यहाँ पे ब्रेक हो रही है। नाजरीन, आज मैं आई हूँ DHA फेज 6 में, जहाँ पर है बहुत सारे स्टॉल लगे हुए, वो भी वड़ा पाव के। वड़ा पाव इंडियन डिश है लेकिन इसकी आम बर्गर से रेसिपी थोड़ी सी चेंज है। चले आए यहाँ पर किसी स्टॉल पर जाते हैं, वहाँ से वड़ा पाव भी खाते हैं, इसकी रेसिपी भी पूछते हैं और साथ ही लोगों से भी पूछते हैं उनको वड़ा पाव का टेस्ट कैसा लगता है। हमारे साथ कस्टमर मौजूद है, इनसे पूछते हैं। आप मुझे बताएं आपको वड़ा पाव कैसा लगता है? जी बहुत अच्छा लगता है, स्पाइसी ज़्यादा हो तो फिर और ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप अभी स्पाइसी खा रहे हैं नॉर्मल खा रहे हैं? आई थिंक इसका अभी स्पाइसी माइल्ड है, स्पाइस इसकी माइल्ड है, तो अगर थोड़ा सा स्पाइस ज़्यादा होती तो और ज़्यादा मज़ा आता, बट नेवरदलेस इट्स वेरी गुड। ऐसी क्या खास बात लगती है आपको वड़ा पाव में जो आम बर्गर में नहीं लगती? सिंपल है, मैंने तो उसको एज एन क्लोज टू जो हम बर्गर्स अपना खाते हैं आम स्टैंड से, तो वो उसके करीब ही पाया है, लेकिन ये भी अपना एक डिफरेंट टेस्ट है इसका। आपको टेस्ट कैसा लगा इसका वड़ा पाव का? अच्छा लगा, तो फर्स्ट टाइम आए हैं तो पता लगा था, देखा था हमने इंटरनेट पे, तो ढूंढते आ गए। आम बर्गर से और वड़ा पाव में इन दोनों का डिफरेंस क्या लगा आपको, कोई लगा? ये किस्म का जैसे देसी तरीका से जैसे आ जाता है, जिसमें आलू वगैरह आ जाता है, बन आ जाता है, लेकिन ये कि काफ़ी मुख्तलिफ टेस्ट है उसका। वैसे बर्गर जिंगर हो गए, दूसरा शामी हो गया, वो एक डिफरेंट टेस्ट आया था, लेकिन इसका अलग टेस्ट है। अच्छा मुझे बताओ कहाँ से आए हैं? हम लोग गुलबर्ग से आए हैं। गुलबर्ग से आए हैं, क्या खा रहे हो अभी? अभी वड़ा पाव खा रहे हैं। कैसा लगा टेस्ट? जी माशाल्लाह अच्छा टेस्ट है। आप कह लें कि समहाउ ये जो है ना वो देसी बर्गर्स टच आ रहा है इसके। अच्छा वड़ा पाव में ऐसी क्या खास बात है जो आप खाने आती हैं यहाँ पे? इसका टेस्ट इट्स डिफरेंट टेस्ट है, हमारे इधर नहीं पहले थी, ये वैरायटी नहीं मिलती थी और मेरे ख्याल है लोगों को एवरीबडी वांट्स समथिंग डिफरेंट। और जो आम बर्गर होता है और वड़ा पाव होता है जी, क्या लोगों का ज़्यादातर यही होता है कि सेम है दोनों, तो क्या डिफरेंस है? नहीं डिफरेंस तो बहुत है, आम बर्गर यूजुअली मीट का होता है और ये है तो आलू का ही, लेकिन अच्छा है, मेरे ख्याल है वेजिटेरियंस के लिए भी बहुत अच्छा है। क्या टेस्ट का डिफरेंस क्या लगा है आम बर्गर से और वड़ा पाव में? एक डिफरेंट है, ये एक चीज़ ही और वो बर्गर्स होते हैं, चिकन बर्गर हो गए, जिंगर हो गए, उनका टेस्ट फर्क है, ये तो फिर एक बिल्कुल यूनिक चीज़ है। अभी आपने खाया है या लेके घर जाना है? दोनों है, खा भी लिया, ये टेक अवे भी है।
ये जो पतले लाहौरी होते हैं बहुत खाते हैं, ठीक है। आपने कितने वड़ा पाव खाए अभी तक? अभी एक खाया, दूसरा लग रहा है। दूसरा लग रहा है और तीसरा घर जाके खाओगे इंशाल्लाह। अभी आपने वड़ा पाव खाया, आपको कैसा लगा टेस्ट? अच्छा है, अच्छा डिफरेंट है। अच्छा, क्या डिफरेंट है? इसमें ये है कि वेजिटेबल्स है, चिकन खा खा के तंग आ गए तो सोचा कि चलो इसको टेस्ट करते हैं, नई चीज़ आई है। आपने स्पाइसी खाया है या नॉर्मल? स्पाइसी। स्पाइसी खाया है? हाँ जी, नॉर्मल नहीं, स्पाइसी। हमारे साथ यहाँ पर एक स्टॉल के शेफ मौजूद हैं। आप मुझे बताएं कि आप वड़ा पाव बनाते कैसे हैं? जी, ये आलू की टिक्की होती है, इसे गोल शेप में किया जाता है और ब्रेड बंद होता है, उसे पहले स्टीम करते हैं और उसे स्टीम करके बाद में टिक्की लगा देते हैं। उसे सॉसें हमने खूब तैयार की हुई हैं। आप मुझे बताएं ये कहाँ की रेसिपी है? ये इंडियन रेसिपी है और यहाँ फर्स्ट टाइम स्टार्ट की गई है और यहाँ पर फेमस हो गई है। ये पहले एक स्टॉल लगा था और एक कार्ड लगी थी, अब देखते देखते लोगों ने 10-12 कर ली हैं और उनका भी चल रहा है, हमारा भी चल रहा है। वड़ा पाव में क्या क्या डलता है? वड़ा पाव में आलू वाली टिक्की होती है और इसमें ऐसे गोल किया जाता है, उसमें बाद में बेसन में तैयार किया जाता है और जैसे समोसे वगैरह फ्राई करते हैं या आम टिक्की फ्राई करते हैं, सेम वही तरीका होता है और इसकी गोल शेप है और बेसन में तैयार किया जाता है। और ये ब्रेड है, ब्रेड को हम कोई 3 मिनट स्टीम करते हैं, बस एट अ टाइम में ये तैयार हो जाते हैं, कोई 5 या 8 तैयार हो जाते हैं। तो इसको स्टीम करना क्यों ज़रूरी होता है इसके ब्रेड को? ब्रेड को स्टीम करने के लिए इसलिए ज़रूरी है, वैसे ये हार्ड होता है, खाया नहीं जाएगा। ऐसे ये स्टीम करने से सॉफ्ट हो जाता है और सॉफ्ट से गर्म सर्व हो जाता है और लोग लाइक करते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं आपके पास, तो हर किसी की अपनी डिमांड होगी, कोई सॉस डलवाता है, कोई ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहता है, तो क्या आप एक ही टेस्ट में लगा के देते हैं या फिर चेंज भी कर देते हैं? नहीं, इसमें 2 तरह के टेस्ट हैं, एक नॉन स्पाइसी एक स्पाइसी है, ये कस्टमर पर डिपेंड करता है, तो जैसे कहते हैं वैसे उसे मसलन सर्व कर देते हैं। नाज़रीन, वड़ा पाव की जो सर्विंग है वो ऐसे है, इसको टेस्ट कर लेते हैं। ये वाकई बहुत लाइट वेट है और ये यहाँ पे जो स्टॉल हैं ये ऐसे लेट नाइट तक लगे रहते हैं और लोगों का रश भी है ऐसे ही लगा रहता है। अगले देसी खाने तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पहले गाना सुनाया, फिर वड़ा पाव खिलाया, अब आपको एक्सरसाइज करवाएंगे और वो करवाएंगे शहजाद मंसूर। ओवर टू यू शहजाद। थैंक यू इमरान एंड अरबिला। गाइस, आई एम बैक। पिछली दफ़ा बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, आपको मैंने कुछ वर्कआउट्स बताए थे जिससे आपका वेट लूज़ होगा, आपकी बॉडी फिट होगी, शेप में आएगी। आज हम और एक्सरसाइजेज लेके आए हैं, इसके अंदर हमारे ज़्यादा कार्डियो मूवमेंट्स होंगे। इसके अंदर भी हमारी 5 एक्सरसाइजेज होंगी, वही 10-10 रेप्स हम करेंगे और जितनी मर्जी दफ़ा आप इसे रिपीट कर लें, 5 राउंड 6 राउंड जो भी। तो आज की 5 एक्सरसाइजेज हैं माउंटेन क्लाइंबर्स, स्क्वाट जंप्स, बर्पीज़, हाई नीज़ और जंपिंग जैक्स। ये 5 एक्सरसाइजेज मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप ये करेंगे, इसके लिए सिर्फ आपको एक मैट चाहिए, इसमें हमें आज डंबल्स नहीं चाहिए। सबसे पहले माउंटेन क्लाइंबर्स, आप नीचे आएँ, बॉडी बिल्कुल सीधी और बस इस तरह आपने एक जगह पे भागना है बहुत तेज़ी से। जैसे आपके दोनों लेग से 10 रेप्स पूरे हो जाएंगे, हम आ जाएंगे स्क्वाट जंप्स में। स्क्वाट जंप्स के लिए पाँव आपके बिल्कुल इस तरह शोल्डर विड्थ अपार्ट, ठीक है। नीचे आएंगे, स्क्वाट जंप्स, कमर आपने बिल्कुल सीधी लेनी है। नंबर 3 पे हमारे पास है बर्पीज़। बर्पीज़ में हम नीचे आएंगे, जंप बैक, आगे जंप अप। जितनी स्पीड में आप कर सकेंगे उतना बेहतर होगा। नंबर 4 पे हमारे पास है हाई नीज, एक जगह पे खड़े होके बिल्कुल स्ट्रेट रनिंग। लास्टली जंपिंग जैक्स। ये हमारी 5 एक्सरसाइजेज हैं, सबके 10-10 रेप्स करने हैं, राउंड्स 5-6 जितना भी। आपको सांस चढ़ जाना चाहिए, मुझे भी चढ़ गया है, स्वेटिंग होगी, अच्छी बात है। ये हमारी आज की 5 एक्सरसाइजेज हैं, इसके एज मेनी राउंड्स एज पॉसिबल आप करें, बिल्कुल आपको इसमें मज़ा आएगा। ट्राई एट होम। थैंक यू सो मच शहजाद, बहुत शुक्रिया कि अर्ली इन द मॉर्निंग आपने खाने के बाद वड़ा पाव खिलाने के बाद हमने। लेकिन ये बड़ी आसानी से आप करें, इतनी आसान है नहीं एक्सरसाइज। अच्छा, आपको पता है कि अच्छा कुछ लोग इसलिए एक्सरसाइज नहीं करते कि बाकायदा ही जिम जाएं या ये करें। यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया पे इवन जैसे कि हमें बता रहे थे हमारे ट्रेनर भी, तो आपको बहुत सारी अच्छी एक्सरसाइजेज मिल जाती हैं। इमरान, मैं आपको एक बात बताऊं कि घर पर करने से बेहतर आप किसी एक्सपर्ट या सुपरविजन के साथ करें, क्योंकि नॉर्मली लोगों को कुछ एंकल, किसी का कोई प्रॉब्लम भी हो सकता
होता है, आप यूट्यूब पे देखते हैं और कुछ भी कर लेते हैं एक्सरसाइज, तो ये भी रिकमेंड ये भी है, लेकिन मेरा ही मानना है कि ना करने से यूट्यूब पे तो आप वॉक कर ले, बस वॉक पे रहें और ऐसी एक्सरसाइज जो है आप किसी जिम इंस्ट्रक्टर के प्रॉपर्ली ट्रेनर के सुपरविजन में करें। और हम ये भी बात कर रहे थे कि आजकल मौसम अच्छा है, तो आजकल अगर आप थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें तो उससे आपको ज़्यादा की सुबह की मोटिवेशन थी। उन्होंने सोचा था कि मैंने आजकल मौसम बहुत अच्छा, बड़ी जबरदस्त एक्सरसाइज करनी है और बस अब हम जाके खाना खाएंगे, नाश्ता करेंगे और फिर हम घर चले जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, एक शेख इमरान राशिद साहब की डेथ हुई है। शेख मोहम्मद जो कि दुबई के शेख हमदान राशिद, उनकी डेथ हुई है। जो शेख मोहम्मद हुक्मरान है यूएई के, उन के भाई हैं वो। इस हवाले से हम इज़हार अफसोस भी करते हैं। और दूसरी जानिब इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त खबरें चूँकि पाकिस्तान और भारत के हवाले से आ रही हैं, अमन की बातें हो रही हैं, तो वी इंडोर्स दिस पीसफुल जो भी एक डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन दूसरी जानिब ओबियसली हमें ये भी ख्याल रखना है कि इसमें जो दोनों तरफ से बराबरी है उसका ध्यान रखा जाए। इस पर हम ज़रूर बात करते रहेंगे क्योंकि बड़ी नजरें हैं लोगों की इसकी। बिल्कुल, अभी हम आपसे इजाज़त लेंगे और आपसे हमारी मुलाकात होगी अब कल। फीडबैक आपने हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर देने। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।